हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था? इटली का एकीकरण। क्या परिस्थितियां थी, क्या वैश्विक परिस्थितियां थी, यूरोप की परिस्थितियां क्या थी, कौन कौन से कारक थे, और उन कारकों में हमने यह भी देखा था कि नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप का एक विलेन बन गया था। कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब यहां जर्मनी के अंदर, मतलब अगर हम देखें, ये आज का जो तुम आधुनिक जर्मनी देखते हो ना, उसके अंदर एक ये इलाका शामिल है, और उसके बाद उसके अंदर और अगर तुम इलाके ऐसे ऐसे करके जोड़ दो, ये पूरा का पूरा जर्मनी है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज्य है, उसका नाम है प्रशा। प्रशा, प्रशा, या उसको कुछ लोग हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो प्रशिया भी लिख देते हैं। जिस तरीके से इटली का जो दुश्मन नंबर 1 था, वो कौन था? वो था तुम्हारा ऑस्ट्रिया, कि जब तक ऑस्ट्रिया से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हमें जो है, हम अपने देश का एकीकरण नहीं कर सकते। यहां भी क्या है, ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो जैसे इटली बहुत सारे छोटे 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 टुकड़ों में बटा था, वैसे ही हम लोगों ने बात की थी वेस्टफेलिया की संधि 1648। उस संधि के बाद ये जो पूरा इलाका है तकरीबन 300 टुकड़ों में टूट गया था। 300 छोटे छोटे राज्य। तुमको लगता होगा कि कैसे टूट गया था? पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हम पढ़ते हैं, ठीक है। 3 अगर हम राज्य जोड़ लें तो 565, वरना उनको हटा दे 3 को तो 562 रियासतें, 550 से ज्यादा रियासतें। तो इतने बड़े जर्मनी के 300 टुकड़े हो गए। 1648 के बाद की वेस्टफेलिया संधि के बाद वर्तमान जर्मनी 300 टुकड़ों में, 300 टुकड़ों में वर्तमान इटली, ये जो है जर्मनी विभाजित है, बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। जर्मनी के अंदर क्या हो रहा है कि जर्मनी की कहानी थोड़ी सी पृथक है जो तुम्हारी वहां की कहानी से, क्या नाम, इटली की कहानी से, ठीक है। ठीक है, इटली की कहानी से थोड़ी सी पृथक है। यहां पर क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति, और क्रांति जो है, उस क्रांति के मूल्य, हमने क्या कहा, जो कारक इटली के एकीकरण में भागीदार है, ठीक है, उसी तरीके से जर्मनी के लिए भी वही कारक जिम्मेदार है। तो वो कारक क्या है, उनको जरा लिखो। यहां पर क्या हो जाता है कि जर्मनी विभाजित है, लेकिन विभाजन के साथ साथ उसमें सुधार के प्रयास हो रहे हैं। कुछ एक बुद्धिजीवी है, समाज सुधारक है, जो क्या कर रहे हैं कि सुधारों को प्रेरित कर रहे हैं, कि जैसे अन्य हिस्सों में यूरोप के सुधार हो रहे हैं, वैसे ही सुधार जर्मनी के राज्यों के भीतर भी होने चाहिए। इस पर बातचीत होने लगती है। जरा इसको ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो। प्रशा को समझना है, इसीलिए इसको ऐसे लिखा है। लिखो जरा, पहला पॉइंट लिखो। इतना ये सब तो लिख लिया होगा, इसको लिखने के बाद एक पॉइंट लिखो। जो कारण देखे थे वो कारण जर्मनी पर भी लागू हैं, जो इटली पर कारण थे, ठीक है ना, वैश्विक परिस्थितियां और सारी चीजें। बना लिया, ड्रॉ किया इसको। लिखो, विभाजित जर्मनी, ये विभाजित जर्मनी हनुमंत धाम यानी लखनऊ में हो तुम, हाँ, आदित्य कुमार यादव। विभाजित जर्मनी के भीतर भी राष्ट्रवाद का उभार शुरू हो गया। कई राज्यों के भीतर देशभक्त विचारकों और समाज सुधारकों की प्रेरणा से सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। पूर्ण विराम। जैसे दास प्रथा का अंत, वर्ग भेद यानी अलग अलग वर्गों के अंदर जो भेद है, वर्ग भेद और असमानता का विरोध,
कौशल आधारित नौकरियां, क्या वैसा नहीं है वंशानुगत चलेगा? कौशल आधारित नौकरियां, कौशल आधारित नौकरियां, कौमा शिक्षा प्रणाली का विकास और सेना का पुनर्गठन, सेना का पुनर्गठन किया जाने लगा। जर्मनी के एक राज्य प्रशा, जर्मनी के एक राज्य प्रशा जो कि भौगोलिक रूप से बेहद विशाल था, भौगोलिक रूप से बेहद विशाल था, वहां इन सुधारों की वजह से, इन सुधारों की वजह से एक सशक्त राज्य उभरा, सशक्त राज्य उभरा। अगला पॉइंट लिखो, नेपोलियन की पराजय, नेपोलियन की पराजय और नेपोलियन की पराजय और 1815 की वियना कांग्रेस, 1815 की वियना कांग्रेस के बाद उनतालीस राज्यों का एक ढीला ढाला संघ बना दिया गया। 300 को समेटा और 39 संघ बना दिए, ठीक है, 39 राज्य बना दिए, उनका एक संघ बना दिया, एक ढीला ढाला संघ बना दिया गया। पहले इन इलाकों पर, पहले इन इलाकों पर फ्रांस का और अब ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी के एकीकरण में तमाम आंतरिक बाधाएं भी थीं। पल्लवी मैंने देख लिया है कमेंट, आशीष ये सही दे दूंगा तुमको, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह, ठीक। पहले इन इलाकों पर फ्रांस का नियंत्रण था, अब यह ऑस्ट्रिया के प्रभाव में आ गया या प्रभुत्व में आ गया या नियंत्रण में आ गया, ठीक है, ऐसे कुछ बनाया सेंटेंस। अगला लिखो बेटा, जर्मनी के एकीकरण में तमाम आंतरिक बाधाएं थीं, पूर्णविराम, विभाजित राज्यों में प्रांतवाद की भावना, प्रांतवाद की भावना अत्यंत प्रबल थी। तुमको क्या दिख रहा है? प्रांतों में बटा हुआ देश, भारत भी प्रांतों में बटा हुआ देश था, छोटे छोटे राज्यों में, राज्यों की पहचान, प्रांतीय पहचान, मराठी बंगाली उसी तरीके का ना, यहां भी वही हो रहा है, ठीक, ठीक है। क्या लिखा? विभाजित राज्यों में प्रांतवाद की भावना बहुत प्रबल थी, बहुत प्रबल थी। साथ ही साथ क्षेत्रवाद और जर्मन व गैर जर्मन भाषाओं का, जर्मन व गैर जर्मन भाषाओं का आपसी संघर्ष भी चलता रहता था। अगला पॉइंट लिख लेना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। धार्मिक विभाजन भी बहुत स्पष्ट था, धार्मिक विभाजन भी बहुत स्पष्ट था। उत्तर में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो सेक्ट हैं, दो संप्रदाय हैं। कैथोलिक धर्म हुआ करता था, उसमें जब सुधारवाद, मार्टिन लूथर नामक एक सुधारक ने सुधार किया तो प्रोटेस्टेंट धर्म बना दिया। तो दोनों, जहां यूरोप की आबादी ईसाई थी, उनके अंदर दो ऐसे संप्रदाय थे जो दोनों अपने आप को बेहतर ईसाई मानते थे, ठीक है ना। तो एक हो गया कैथोलिक, दूसरे हो गए प्रोटेस्टेंट, ठीक है। लास्ट लेशन यही होगा, है ना रोहित? चलो, धार्मिक विभाजन भी बहुत स्पष्ट थे। उत्तर में प्रोटेस्टेंट व दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक प्रभावी थे।
अगला पॉइंट लिखना, इसलिए कोई स्पष्ट राजनीतिक नेतृत्व इन क्षेत्रों में नहीं उभर सका, कि जो बुद्धिजीवी कोई निकल आए स्पष्ट रूप से जो हो, ठीक है ना, नहीं उभर सका। अब देखो यहां पर क्या हुआ, भाषा को लेकर के सवाल है, ठीक है। भाषा को लेकर के सवाल, जर्मनी क्या होना चाहिए, जैसे एकीकृत जर्मनी को लेकर के बहस है, एकीकृत, इसको लिखते जाना, मतलब अभी लिख लेना, मैं समझा दूं पहले, को लेकर मतभेद। अब हमने तुमको जैसा बताया था वैसे यहां पर हो रहा है। जर्मन राष्ट्रवाद जो आएगा वो जर्मन राष्ट्रवाद किस पर आएगा बेटा, जानते हो, भाषा पर। भाषा के आधार पर जर्मन राष्ट्रवाद का उदय। और भाषा कौन है, जर्मन भाषा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जितने भी जर्मन भाषी इलाके हैं वो जर्मन भाषी इलाके ही जर्मनी से जोड़े जाएं, क्योंकि वही जर्मन राष्ट्रवाद है। इसको कहते हैं लेसर जर्मनी, ठीक है, लेसर जर्मनी। लेसर का मतलब क्या होता है, लेजर नहीं, छोटा, ठीक है, छोटा जर्मनी, लेस, ठीक है। और दूसरा तर्क आया ग्रेटर जर्मनी। मतलब क्या है, इसको समझ लो, केवल जर्मन भाषा भाषी, यानी केवल वो इलाके भविष्य में जर्मनी बने जो जहां जर्मन भाषा बोली जाती है, गैर जर्मन भाषा भाषी इलाके भी शामिल। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो जर्मनी की एकीकरण को लेकर के जिन पर बहस चलती रहती है, लेसर जर्मनी और ग्रेटर जर्मनी, ठीक है। इसको जरा लिख लो, इसको लिखो, मुझे बताओ। और बाकी तुम लोग लॉरेंस की शादी वादी अभी करवा लो, ठीक है, उसी में तुम डिबेट में उलझे हुए, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं लग रहा आज की क्लास में तुम लोगों को, ठीक है। फोकस करो, इसको जरा लिखो, इसकी हेडिंग डाला, एकीकृत जर्मनी को लेकर मतभेद, भाषा के आधार पर जर्मन राष्ट्रवाद का उदय, जर्मनी, लेसर जर्मनी, ग्रेटर जर्मनी। और आगे चल करके यही है हिटलर का संकल्प। हिटलर आगे चलकर, अभी ये हिटलर की कहानी नहीं है, चलकर इसी मत को आगे बढ़ाएगा। अब जरा इसको लिख डालो पहले, लिख लो, मुझे बताओ। हाँ बेटा, थोड़ा पहले भी खत्म हो सकती है, डाउट सेशन में निकल गया आज तो, हो गया। चलो अब इसके आगे लिखो, इसके नीचे लिखो जरा, जो तुम लोग समझ चुके हो इटली के संदर्भ में, उसी को फिर से लिखवाना है। इन इलाकों में भी नेपोलियन के युद्धों और सुधारवादी प्रयासों से, क्योंकि सुधार वो कर रहा है, समानता के सिद्धांत को लागू कर रहा है, फ्रांसीसी क्रांति के कुछ मूल्यों को लागू कर रहा है, याद है ना, ये है हेडिंग बेटा, एकीकृत जर्मनी को लेकर मतभेद। उसके नीचे इन क्षेत्रों में भी या इन इलाकों में भी इटली की तरह नेपोलियन के युद्धों और सुधारात्मक प्रयासों से फ्रांसीसी क्रांति के उदार विचारों का प्रचार प्रसार हुआ 1815 के बाद 1815 के बाद ऑस्ट्रिया के नियंत्रण के बावजूद, ऑस्ट्रिया पर नियंत्रण के बावजूद ठीक है, ऑस्ट्रिया पे नियंत्रण के बावजूद, ये बनाना नहीं है, ये मैंने किसी और वजह से बनाया, नियंत्रण के बावजूद विचारों का दमन नहीं किया जा सका, ठीक है। अभी आते हैं प्रशा पर।
ये एक सवाल रवि ने पूछा कि सर फ्रांस ने, नेपोलियन ने इंग्लैंड पे हमला क्यों नहीं किया। इंग्लैंड की स्थिति बड़ी जबरदस्त है भौगोलिक रूप से। जो मेन लैंड यानी मुख्य भूमि है यूरोप की, इंग्लैंड उससे कटा हुआ है, उससे विभाजित है, और वो विभाजन है इंग्लिश चैनल। आपको इंग्लिश चैनल पार करके इंग्लैंड पर हमला करना होगा। और दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना किसके पास है? इंग्लैंड के पास। पूरी दुनिया में जमीन पर इंग्लैंड को हराना आसान है, लेकिन समुद्र में इंग्लैंड को हराना असंभव, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुरक्षा तो अपनी करता है ना। ठीक है, इसलिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था चलाई, इसको घेर घार के मारने की कोशिश की, आर्थिक ब्लॉकेज किया, लेकिन नेवी से पार नहीं पाया। ठीक है ना। चलो अब देखो यहां क्या होता है, जो हमने आपको बताया, प्रशा का एकीकरण की ओर प्रयास। अब देखो इन राज्यों में सबसे ज्यादा जो सशक्त राज्य है वो कौन है? प्रशा। और प्रशा के भीतर राजा जो है वो सुधारों में रुचि ले रहा है, आंतरिक सुधार कर रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल। सो यहां पर राजा और राज्य प्रशा को आंतरिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, सैनिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, और साथ ही साथ व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। इसलिए प्रशा के अंदर राष्ट्रवादी विचारों को सबसे बढ़िया स्पेस मिल जाता है। ठीक है ना, सबसे अच्छा स्पेस मिल जाता है। और इसीलिए होता क्या है कि 1818 में प्रशा के नेतृत्व में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहा जाता है जोल्वेरिन 1818, यानी वियना कांग्रेस बहुत बीती नहीं, और जोल्वेरिन का ये जो है विकल्प आ गया। जोल्वेरिन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना इसको। आर्थिक, ऐसे लिखे, प्रशा के नेतृत्व में जर्मन क्षेत्रों का आर्थिक एकीकरण। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जर्मनी का केस पढ़ो तो तुमको ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा मजा आता है। क्या कहा जाता है? चीन और भारत, इनके बीच में एक दर्रा है, और वो दर्रा कहलाता है नाथुला दर्रा। ठीक है, दर्रा। खजाना क्या चीज है भाई? ये क्या किसी ने कोई मेमोरियल अवार्ड का जिक्र किया यहां पर है? अच्छा, वो मेमोरियल अवार्ड वाला मैं देख नहीं पाया। ठीक है, चलो अब मैं क्या कह रहा था कि यहां पर भारत और चीन के बीच समझने की कोशिश करो दुनिया में जो हो रहा है, काम यही आना है विश्व इतिहास में। तो नथुला दर्रा खोल दिया गया भारत और चीन के बीच में स्थल व्यापार के लिए, और कहा गया इधर से हम व्यापार करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि जितनी भी चीजें, मतलब जो कुछ भी चाइना बना रहा था, वो वहां से हम इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है ना, तो वो इंपोर्ट होने लग गई, और धीरे धीरे नाथुला दर्रा में हम कुछ चीजें एक्सपोर्ट करने लगे, कुछ चीजें हम इंपोर्ट करने लग गए। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हुआ कि एक तरीके से आर्थिक रूप से संबंध बनाने का प्रयास हुआ। क्यों? क्योंकि चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है ना। आशीष, तुम्हारे पापा को ये कैसे पता चला, जो मेरा अवार्ड है वो पापा को कैसे पता चला? पापा क्या करते हैं बताना। तो एक तो वो चीज, दूसरी चीज ये समझो कि अंग्रेजों ने भारत का क्या कर दिया था? आर्थिक एकीकरण ना। तभी तो हम लोग कहते हैं कि भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, आर्थिक राष्ट्रवाद। तो ये जो आर्थिक राष्ट्रवाद है वो यहां पर आ रहा है, यानी प्रशा क्या कर रहा है? एक तरीके से आर्थिक एकीकरण अपने नेतृत्व में कर रहा है। ये क्या है? एक टैरिफ संघ है, यानी आपको चुंगी नहीं देनी होगी। ठीक है, अच्छा ये कोई खजाना का कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं पता है बेटा। चलो, तो ये टैरिफ संघ है, यहां मुक्त व्यापार की शुरुआत है। सीमा शुल्क से छूट और मुक्त व्यापार, बहुत बहुत बड़ा काम कर रहा है ये। सीमा शुल्क से छूट व मुक्त व्यापार की अवधारणा। ठीक है, अब क्या हुआ? ऑस्ट्रिया ने कहा कि हम इसमें नहीं आएंगे, शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया का कब्जा कई जगहों पर है, लेकिन प्रशा ताकत बटोर रहा है। और उसके बाद प्रशा जोल्वेरिन का प्रपोजल कर देता है, ऑस्ट्रिया को छोड़ के सारे के सारे राज्य शामिल हो जाते हैं इस आर्थिक महासंघ में। तो इसको ऐसे ड्रॉ करो, वो जगह थोड़ी सी छोड़ देना, और नीचे ये हेडिंग डालो, इसके ऊपर हेडिंग डालो प्रशा का एकीकरण की ओर प्रयास, और इसको जरा ड्रॉ करो। ठीक है, आशीष मैं पूछ रहा था कि पापा को कैसे पता चला? ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर हो जाएगा, बहुत बड़ा एम्पायर था, नाम मिट गया। तुमसे पहले जो यहां तख्त नशी था उसको भी खुदा होने क्या तख्त नशी था, ऐसे कोई शेर है एक बहुत बढ़िया सा। तुमसे पहले जो यहां क्या था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही, हाँ, तुमसे पहले जो यहां तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। ठीक है ना, इतना ही यकीन था। बढ़िया मुस्कान, पढ़ो।
चलो लिखो, ये जगह थोड़ी सी छोड़ना, फिर पॉइंटर बनाना। प्रिशा ने प्रिशा में आर्थिक एवं सामाजिक राजनीतिक सुधारों ने प्रिशा में आर्थिक व सामाजिक राजनीतिक या राजनीतिक सामाजिक सुधारों ने प्रिशा को एक सशक्त राज्य बना दिया था। भौगोलिक रूप से वह पहले ही अत्यंत विशाल था और इस इलाके में आर्थिक डैश है ना, आर्थिक सैनिक ऐसे लिख देते हैं ना हम लोग, आर्थिक सैनिक शक्ति के रूप में उभर रहा था। पूर्ण विराम, अगला पॉइंट लिखना। यानी प्रिशा ने यूरोप में हो रहे परिवर्तनों का लाभ उठाते हुए स्वयं को आंतरिक रूप से बेहद शक्तिशाली बना लिया था। बना लिया था। 1818 में जोल्वरिन यानी सीमा शुल्क रहित मुक्त व्यापार के माध्यम से प्रिशा ने जर्मन इलाकों का आर्थिक एकीकरण कर दिया। है ना मजेदार बात? अभी कुछ नहीं एकीकरण कर रहा है, खाली कह रहा है कि सीमा शुल्क छोड़ दो, मुक्त व्यापार करते हैं हम लोग। और जब बनिया क्लास, व्यापारी वर्ग और उपभोक्ता वर्ग एक दूसरे से जुड़ जाता है तो भैया सब भाई भाई बहन बहन होने लगता है। ठीक है, आपस में आर्थिक हित एक हो जाएं और आर्थिक हितों से लाभ हो जाए। ठीक है, ये कर दिया। अब देखो क्या होता है। 1848 में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी। ठीक है, क्रांति हुई और क्रांति में क्या हुआ? एक हीडलबर्ग सम्मेलन हुआ। हीडलबर्ग सम्मेलन 1848। अब सब जगहों पर क्रांति हो रही थी, यहां क्रांति नहीं हुई, बवाल हुआ, आंदोलन बन गया, आंदोलन। ठीक है, और इस आंदोलन के चलते क्या होता है कि जर्मन राष्ट्रवादी इकट्ठा हो जाते हैं। यानी अलग अलग जगहों से लोग हीडलबर्ग में आके एकत्र हुए और आगे चलकर ये बात करने लग गए कि भावी जो संविधान है, यानी जब हम संघ बनाएंगे, जर्मन संघ के संविधान पर विचार करने लगे। जर्मन संघ के संविधान पर विचार। ठीक है, इसको लिखो, फिर इस पे कुछ ऐड करवाएं, आगे बढ़े। मैंने देख लिया आशीष, बहुत बढ़िया। मेरा नमस्ते कहना पापा को। 2012 में ये जो अवार्ड मुझे मिला वो भारत में और दक्षिण एशिया में इतिहासकारों की सबसे बड़ी परिषद है। जैसे इंडियन साइंस कांग्रेस होती है ना, उसी तरीके से हिस्टोरियंस की सबसे बड़ी परिषद है, और ये उसका सबसे बड़ा अवार्ड है जो 2012 में मुझे दिया गया था। ठीक है, हो गया। तो अब जरा अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखो। 1848 में यूरोप में क्रांतियां हुई। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। 1818 में यूरोप में क्रांतियां हुई। जर्मनी के भीतर भी
जर्मनी के भीतर भी राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो गई और राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो गया। जर्मन राष्ट्रवादियों ने हिडलबर्ग सम्मेलन में एकत्र होकर भावी जर्मनी के संविधान तक पर विचार कर लिया। हालांकि जर्मनी के नक्शे को लेसर जर्मनी या ग्रेटर जर्मनी, ठीक है ना, जर्मनी के नक्शे को लेकर विवाद बना रहा। साथ ही साथ संविधान के स्वरूप और एकीकरण के नेतृत्व को लेकर विवाद बना रहा। अब देखो भैया क्या हुआ, कहानी बन रही है ना। प्रिशा सबको बढ़ावा दे रहा है, लेकिन प्रिशा जो है ये देख समझ गया, और इसी के बीच में प्रिशा के अंदर जो शासक था वो बना कैसर विलियम प्रथम। ये 1861 से 88 के बीच में ये शासक रहा, ठीक है ना। जब ये मरेगा तो भैया आ जाएगा इसका बिटवा, ठीक है ना। ये बन गया सम्राट, कैसर विलियम प्रथम सम्राट बन गया। और इसके समय में एक राजनयिक आया जिसका नाम था बिस्मार्क। ये बिस्मार्क जो है ना, ये बड़ा जबरदस्त आदमी है। 1862 से लेकर, यानी जैसे कैसर विलियम आया बिस्मार्क को ले आया, 1862 से 90 तक ये है प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ 1871 के बाद तो ये चांसलर कहलाना शुरू कर दिया। यानी पूरा पीरियड अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री है, उसकी शक्तियों को बढ़ाएगा चांसलर। जर्मनी में आज भी चांसलर ही होते हैं, इतना ये ताकतवर है, ठीक है ना। अब ये जो आदमी है ये कह रहा है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सम्राट बन गया कैसर विलियम प्रथम, और कैसर विलियम लेकर के आ गया बिस्मार्क को, जो बन गया उसका चांसलर। अब ये जो बिस्मार्क है बड़ा खतरनाक आदमी है, इसकी संसद में लोकतंत्र में आस्था नहीं है, ये पूरी तरीके से राजतंत्र का समर्थक है। और बिस्मार्क कहता है कि भैया ये जो राष्ट्रवाद वाली जो चीजें चल रही हैं, इसमें से एक नेता ऐसा नहीं है जो कि जर्मनी का एकीकरण कर सके। जर्मनी का एकीकरण केवल एक तरीके से हो सकता है, वो है रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति, लोहा चलाओ तो रक्त बहेगा, रक्त बहेगा तो जर्मनी का एक होगा एकीकरण। यानी ये क्या रहा है, ये कह रहा है कि भाई हमें होना होगा सशक्त, सैन्य व आर्थिक दृष्टि से सशक्त होना है, पहली चीज। दूसरी चीज, युद्ध लड़ने पड़ेंगे। और तीसरी चीज कूटनीति। ये 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, रक्त एवं लौह की नीति। बिल्कुल याद सही किया तुमने जितेंद्र बलबन। तो ये कह रहा है कि आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओ, सैनिक रूप से मजबूत हो जाओ। क्यों? क्योंकि युद्ध लड़ने पड़ेंगे, और युद्ध लड़ने पड़ेंगे तो युद्ध लड़ने का मतलब यह नहीं है कि खाली शक्ति लगाओ, शक्ति के साथ बुद्धि भी लगाओ। और बुद्धि नहीं लगाओगे तो युद्ध लड़ने से खाली कुछ नहीं होगा। इसलिए भैया बिस्मार्क के बारे में जानते हो क्या कहा जाता है? यह एक ऐसा कूटनीतिज्ञ था जो एक साथ 5 गेंदों से खेलता था, ठीक है, 5 गेंदों से, जिसमें 3 हमेशा हवा में और 2 हाथ में होती थी। वो देखा तुमने कभी ऐसे ऐसे करके वो कई सारी गेंदों से जोकर्स खेला करते हैं? तो 3 हमेशा हवा में और 2 हाथ में। जिन 2 देशों से इसको तुरंत काम है उनको पकड़ लिया और 3 को हवा में उछाल दिया, इनसे काम निपट गया, फिर उसको उछाल दिया, दूसरे को पकड़ लिया। जबरदस्त। कूटनीति के मामले में अगर तुमको कुछ सीखना हो, कहां गई जूनी से कहो इससे प्रेरणा ले ले, ठीक है, इससे प्रेरणा ले ले। कूटनीति, बच्चा दुनिया में जीना है तो, है ना, क्या कर ले, कूटनीति सीख ले। बिस्मार्क तो भाई काम निकालना है, और काम निकालने के लिए इसने क्या किया,
कि अलग अलग देशों से इसने अलग अलग तरीके के संबंध बनाए। ठीक, और ये क्या कह रहा है कि ये लड़ना क्यों पड़ेगा? क्योंकि जर्मनी के एकीकरण का एक ही सूत्र है, ऑस्ट्रिया को लात मारनी पड़ेगी, ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर खदेड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके ये लिखो, कैसर विलियम प्रथम और बिस्मार्क का उदय। मम्मी तुम्हारे साथ है ना जूनी? मम्मी तुम्हारे साथ खड़ी है ना? बस हो गया, मिल गया। एक कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है ना, मां खड़ी है, बस और क्या चाहिए। जूनी बेटा, मतलब घबराना नहीं है, ये परिस्थिति है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, उससे नहीं घबराना है। चलो इसके नीचे लिखो, ये बोर्ड पे बना लिया हुआ, आ जाओ। ठीक है, बोर्ड पे बनाओ, जल्दी से बना डालो इसको। बन गया? हेडिंग, कैसर विलियम प्रथम और बिस्मार्क का उदय। ठीक है, लिख लिया? आप नीचे लिखो फर्स्ट पॉइंट। चलो लिखो, कैसर विलियम, कैसर विलियम सम्राट बना, कैसर विलियम सम्राट बना और बिस्मार्क उसका प्रधानमंत्री, बिस्मार्क उसका प्रधानमंत्री। ठीक है, बिस्मार्क राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता था और लोकतंत्र आदि को महत्व नहीं देता था, लोकतंत्र आदि को महत्व नहीं देता था। हालांकि उसने संवैधानिक राजतंत्र का आंशिक समर्थन किया, परंतु वह शक्ति का केंद्रीकरण राजा के हाथ में, ठीक है, राजा के हाथ में देना चाहता था। ठीक है, राजा के हाथ में देना चाहता था। या फिर बच्चे, ये तुम्हारी अच्छी भावना है कि तुम जूनी को शक्ति देने के लिए ये मिसाल दे रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा शिक्षक हूं। ठीक है, मैं तुम्हारा शिक्षक हूं बेटा, इस नाते तुमको कह रहा हूं कि ये मिसाल आज के बाद किसी को मत देना, आज के बाद किसी को ये मिसाल मत देना। ईश्वर ने हमें जैसे बनाया या हमारे साथ जो हुआ वही हमारी शक्ति है। ठीक है ना, वही हमारी शक्ति है। हमें अपनी किसी भी कमजोरी का दुनिया के सामने कोई तशहीर नहीं करनी, उसकी प्रदर्शनी नहीं लगानी, उसके लिए कोई सिंपैथी गेन नहीं करनी। जो है सो है, यही हमारी शक्ति है। ईश्वर ने हमको यही दिया, अल्लाह ने हमको यही दिया, ऊपर वाले ने यही दिया। ठीक है ना, ताकत वहां से आती है। तुम्हारा भाव मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, ये तुमको जैसा बनाया तुम उसी में मोस्ट पावरफुल होकर इमर्ज करोगे, मोस्ट पावरफुल होकर इमर्ज करोगे। बड़े बड़े काम कर दिए यार। कभी कभी सोचता हूं स्टीफन हॉकिंस के बारे में कि वो आदमी क्या कारनामा कर गया। अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद इतना बड़ा वैज्ञानिक दुनिया ने देखा ही नहीं है ना। दुनिया ने अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद एक ही ऐसा वैज्ञानिक देखा और वो स्टीफन हॉकिंस था। ठीक है ना, सो ये नहीं। और जूनी तुम बिल्कुल घबराओ नहीं, मैं बहुत ही ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल टीचर हूं। मैं समझता हूं कि टीचर और स्टूडेंट्स फैमिली की तरीके से एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो मां तुम्हारे साथ अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, मां को समझाओ, लड़ो, हो जाएगा। ठीक, चलो फिर लिखो, इसके बाद लिखो, बिस्मार्क की समझ थी, कि ऑस्ट्रिया के
एकीकरण के लिए जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया को पराजित करना होगा, पराजित करना होगा। इसके अलावा फ्रांस कभी भी, इसके अलावा फ्रांस कभी भी एकीकृत जर्मनी, अरे सब तुम सब छोटे छोटे बच्चे ही तो हो भाई, ठीक है ना, तो एकदम आराम से बेटा, सब आज है जो कल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखो, सब बदल जाता है, दिन ऐसे ही बदलने होते हैं। ऊपर वाले पर, ईश्वर पर अगर विश्वास है तब तो किस भी बात की चिंता, परीक्षा चल रही है, दे दो। चलो, बिस्मार्क का क्या आ गया, मैंने क्या लिखवाया, हाँ, फ्रांस भी एकीकृत जर्मनी को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए अंततः जर्मनी को फ्रांस से भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। अब देखो, बहुत सारे लोग युद्ध होते चले जाते हैं, लड़ते चले जाते हैं। बिस्मार्कवा ऐसा है, जब हम सब लोग इंडिया वाले नाम बिगाड़ के नहीं बोल सकते थोड़ा प्यार में, तो बिस्मार्कवा ऐसा है कि 3 युद्धों की रणनीति बना लेता है। वो कहता है 3 युद्ध हमको लड़ने ही लड़ने हैं, ठीक है, 3 युद्धों की रणनीति बनाता है। अब पहला युद्ध जो है ना, वो जानते हो किस लिए, केवल इसलिए कि यहां पर डेनमार्क पर उसको विजय पानी है, डेनमार्क को जीतना है। और क्या करता है, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के डेनमार्क पर वो जो है हस्तक्षेप करता है। क्यों? क्योंकि श्लेस्विग और हॉलस्टाइन का एक प्रश्न है, ठीक है, डेनमार्क युद्ध, अभी देखेंगे इन सब चीजों के बारे में, ठीक। डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध, एक युद्ध लड़ेगा डेनमार्क के विरुद्ध, क्यों, श्लेस्विग हॉलस्टाइन। ये जानते हो, प्रशा के विकास के लिए, प्रशा के विकास के लिए बहुत ही प्रचुर संसाधन, खनिज संसाधन संपन्न ये इलाका है। ये बहुत दिन से एकदम काली बिलैया बना ये इंतजार कर रहा है कि कब हम श्लेस्विग हॉलस्टाइन के ऊपर कब्जा कर सकें। और इसके लिए इसने क्या कर लिया, देख लो जरा हाल, कि ऑस्ट्रिया और प्रशा का गठबंधन बना लिया, ऑस्ट्रो प्रशा गठबंधन, ठीक है, यहां तक चला गया ये, इसको अलग से लिखवा दूंगा। दूसरा, अब हो गया भाई, ऑस्ट्रिया को इसीलिए काम में लाना था क्योंकि डेनमार्क पे कब्जा करके श्लेस्विग हॉलस्टाइन को लेकर के आना था, ठीक है ना, उसको लेकर के आना था। अब यहां पर एक चीज कि अब ऑस्ट्रिया का काम खत्म, उसको तब तक के लिए अपने साथ रखना था जब तक कि हम वो मुद्दा सुलझा ना दें। दूसरा मुद्दा किसके साथ होने, ऑस्ट्रिया, असली खतरा तो ऑस्ट्रिया है ना, तो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध। अब तो मुख्य दुश्मन के खिलाफ लड़ने लड़ना है कि जर्मनी से ऑस्ट्रिया को हमें किसी भी तरीके से खदेड़ के बाहर कर देना है। और ये इसके लिए सारी ताकतों को तटस्थ रखने का प्रयास करता है कि इटली को तटस्थ रखो और फ्रांस को भी थोड़े समय तक कंफ्यूजन में रखो, ताकि कोई भी ऑस्ट्रिया के साथ जाकर के खड़ा ना हो जाए। और थोड़े समय के बाद ये क्या करता है, ये समझ जाता है कि फ्रांस तो बहुत दिनों तक बर्दाश्त करेगा नहीं, फ्रांस इससे लड़ता नहीं है, टालता रहता है। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो फ्रांस के खिलाफ कुछ ऐसा कारनामा करता है कि फ्रांस के साथ युद्ध कर लेता है। पहले से तय करके बैठा है कि किसके किसके साथ झगड़ा करना है, गैंग्स ऑफ वसेपुर के फैजल की तरह, कि जब ये आता है तो कहता है कि माँ का, बाप का, ठीक है, सबका बदला लेगा फैजलवा। तो ये फैजलवा है बिस्मार्क जो है उनके एकीकरण का, ठीक है। सो यहां पर ये 3 प्रश्न ऐसे खींचो इसको और फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, इसको जरा खींचो, यही हेडिंग डालो। फिर लिखना 3 युद्धों, पहला पॉइंट लिखना, हाँ डेट यहां पर तो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लिख दिया मैंने सब, 1870 71 तीनों लिख लो। सारे नहीं बेटा, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी महत्वपूर्ण बातें वो करेंगे। नाव्या को मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। नाव्या, मैंने तुमको अभी अभी जो है हैप्पी बर्थडे विश किया है, खूब सारी शुभकामनाएं बेटा। लिखो, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 10-15 मिनट क्लास आगे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए तीन युद्धों की रणनीति बनाई, 3 युद्धों की रणनीति बनाई, जिसमें पहला युद्ध
डेनमार्क के विरुद्ध था। डेनमार्क के विरुद्ध था। डेनमार्क डेनमार्क में श्लेस्विग हॉल्स्टीन में जर्मन आबादी बहुत थी। जर्मन आबादी बहुत थी और डेनमार्क उस पर अपना दावा करता था। 1864 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को तटस्थ करके 1864 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को तटस्थ करके डेनमार्क को पराजित कर दिया। डेनमार्क को पराजित कर दिया। बिस्मार्क की रणनीति का यह प्रथम युद्ध था। बिस्मार्क की रणनीति का यह प्रथम युद्ध था, परंतु डेनमार्क के खिलाफ यह प्रशा का दूसरा युद्ध था। ठीक है। 1865 में बिस्मार्क ने स्लेश्विग लेकर हॉल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया। हॉल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया। अगला पॉइंट लिखना। 1866 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अपना दूसरा युद्ध लड़ा। और यहां पर देखो खेल यही होता है। ठीक है, खेल ये है। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हॉल्स्टीन इसीलिए दिया था ताकि ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया जा सके। कभी कभी ऐसे काम भी करने चाहिए। ठीक है, मान लो किसी से झगड़ा करने का मन है, उसको ले जाओ दावत पे, उसको खाना खिलाओ और खाना खिला के थोड़े दिन बाद झगड़ा करो। तुमको उस दिन बेटा हमने खाना खिलाया था, उसका पैसा दो, उस पर कर लो झगड़ा। यही हुआ यहां पर। ठीक, इसीलिए मैं ताकि ऑस्ट्रिया से झगड़ा किया जा सके या युद्ध किया जा सके। इस युद्ध के पूर्व उसने इटली के साथ संधि कर ली और फ्रांस को तटस्थ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट लिखो आज का। बिस्मार्क जानता था कि फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय जर्मनी के एकीकरण को कभी भी पसंद नहीं करेगा। बिस्मार्क की इच्छा के बावजूद फ्रांस युद्ध नहीं कर रहा था। बिस्मार्क की इच्छा के बावजूद फ्रांस युद्ध नहीं कर रहा था। इसलिए बिस्मार्क ने एक चाल चली। सारे लोग बिस्मार्क को पढ़ते समय समझो खेला हो बे, है ना। एक चाल चली। स्पेन में उत्तराधिकार के विवाद को लेकर उसने एक फ्रांसीसी
को लेकर उसने एक फ्रांसीसी राजनयिक के साथ एक साक्षात्कार लिया, एक साक्षात्कार लिया। बस इतना देख लो बेटा, केवल इतना ही देख लो केला। अब एक साक्षात्कार हो गया, फ्रेंच डिप्लोमेट को इसने बुलाया कि बात करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं। इसने दिया इंटरव्यू, इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ क्योंकि फ्रांस वाला युद्ध चाहता नहीं था। इसने जब उस इंटरव्यू को अपने समाचार पत्रों में छपवाया और कम्युनिकेट करवाया, तो यह कम्युनिकेट करवाया कि जैसे फ्रांस की बेइज्जती की गई है। अपनी जनता को अपने साथ लाना चाहता था और फ्रांस की जो जनता है उसको भड़काना चाहता था। जब फ्रांस की जनता भड़केगी तो फ्रांस भड़केगा, और फ्रांस भड़केगा तो युद्ध करेगा। ठीक है ना? चलो देखो, उसने साक्षात्कार को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, और 1870-71 में फ्रांस को पराजित कर दिया। फ्रांस को पराजित कर दिया। अब देख लो जरा दो चीजें, आग लगाना, ठीक है, जिसको कहते हैं ना, बिस्मार्क ने यूरोप में एक नई किस्म की आग लगाई। इसके बाद एक संधि की, फ्रैंकफर्ट की संधि, और अल्सास एवं लोरेन ये दो इलाके हुआ करते थे जो फ्रांस के कब्जे में थे। इसने अल्सास एवं लोरेन फ्रांस से छीन लिए। फ्रांस को ये बहुत जरूरी थे। फिर से एक बार खनिज संसाधन बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में यहां पाए जाते थे, इसलिए फ्रांस को ये बहुत चुभते रहे। और इस चुभन में क्या होगा, ये जब हम प्रथम विश्व युद्ध पढ़ रहे होंगे तब हमको पता चलेगा। ठीक है ना? अल्सास एवं लोरेन। दूसरा, जर्मनी के एकीकरण का, और सम्राट कैसर विलियम जो थे उनकी शपथ ग्रहण वो कहां होती है? ठीक है, जर्मनी का एकीकरण व सम्राट, अब जर्मनी का सम्राट बन गया ना, प्रशा के सम्राट से जर्मनी का सम्राट, और सम्राट का क्या कहेंगे उसको, भी दिमाग से निकल गया, और सम्राट का राज्यारोहण। उसके लिए इसने जो स्पेस चुना, वो जानते हो क्या चुना? वो चुना वर्साय। ये वर्साय क्या है? फ्रांस का एक महत्वपूर्ण शहर, जो राजधानी है जो उस समय, और बहुत ही सुंदर वहां महल है उस समय, राजधानी महल है। ठीक है, वर्साय। क्या हुआ? चिढ़ाने वाली कार्यवाही, क्योंकि ये बात बिस्मार्क समझता था कि आने वाले समय में ऑस्ट्रिया में इतनी कोई ताकत नहीं है, लेकिन जर्मनी को फ्रांस से ही लड़ना पड़ेगा। ठीक है, कहानी यहां हो गई खत्म। ये दोनों चीजें लिख लो आखिर में। फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि से अल्सास एवं लोरेन छीनना, और जर्मनी के एकीकरण की घोषणा के लिए वर्साय के महल का चयन। दो ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने यूरोप में भीषण संघर्ष की नींव रख दी। लो भाई मनीषा, रहम कर दिया, ठीक है ना, रहम कर दिया। सैम, अब तो रहम ही करनी पड़ेगी। भूत अंकल भी अपना, जब मनुष्यों की तो तुम बात छोड़ दो, जब भूत प्रेत चिल्लाने लग जाएं कि अब क्लास खत्म कर दीजिए, रहम करिए, तो समझ लो कि ज्यादा हो गया है। ठीक है ना? चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीधे प्रथम विश्व युद्ध करवाएंगे, छोटे छोटी कहानी नहीं। ठीक है ना? चलो, मिलते हैं हम लोग मंडे को।